So we'll start with next question, question number 14. Two wires of the same material, मतलब डेंसिटी सेम है, लीनियर मास डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल मतलब वॉल्यूम डेंसिटी सेम, ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन सेम होना मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब रेडियस भी सेम होना, आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर, one wire is loaded with 1.5 kilogram and another is loaded with 6 kilogram. एक वायर के नीचे लोड है 1.5 kg का, दूसरे के नीचे लोड है 6 kg का. यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू मिल सकती है इफ रिक्वायर्ड. द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज द सेम एज दैट ऑफ द सेकंड वायर. तो दोनों वायर्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है. कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करना है. लोड ऑन द फर्स्ट वायर इज 1.5 kg, लोड ऑन द सेकेंड वायर इज 6 kg, राइट. लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ वायर आर सेम. तो n1 और n2 की वैल्यू सेम है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. तो ठीक है, आई विल राइट इट डाउन लेटर. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड वायर, मतलब L2 फाइंड करना है आपको. देन सिंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज सेम, so we'll start with the formula of fundamental frequency itself. Fundamental frequency is 1 upon 2L root of T by M, where small m is mass per unit length, ये capital M है which is load. तो अब because this is constant और this is also constant, linear mass density is same क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है. मटेरियल सेम है ना, बराबर. ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T. लेकिन T टेंशन इन द स्ट्रिंग इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू लोड कैपिटल M. तो L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रूट M. मिल गया, हो गया इक्वेशन रेडी. तो सॉल्यूशन इज सिंपल क्योंकि आपको सिर्फ L2 by L1 इक्वल्स टू रूट ऑफ M2 by M1 करना है. L2 by L1 is 60 सेंटीमीटर, M2 is 6, M1 is 1.5, 1 and 4 4 का रूट है 2, 2 into 60 is 120. तो ये आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर मतलब 1.2 मीटर. देखो आंसर क्या है, 120. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. A pipe closed at one end can produce overtones at frequencies 640 Hz, 896 Hz and 1152 Hz. Calculate fundamental frequency. So a pipe closed at one end can produce overtones at frequencies 640, 896 and 1152 Hz. आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है. सबसे पहले क्लोज पाइप में जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो होते हैं N, 3N, 5N, 7N and so on so forth. मतलब फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक. तो किसी भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है वो 2N होता है, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, बराबर. आपको पहले चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. 640 और 896 में डिफरेंस कितना है, 256. इसमें और उसमें कितना है, 256. इसका मतलब अगर इसको मैं पीथ ओवरटोन मान रहा हूं तो ये P+1 ओवरटोन है, P+2 ओवरटोन है. तो एक काम करते हैं, गिवन पैरामीटर में अभी हमको पता नहीं ना कि कौन सा क्या ओवरटोन है. हमने बोला है इट कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स, यू डोंट नो व्हाट ओवरटोन्स. तो एक काम करो, जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको 640 हर्ट्ज को पीथ ओवरटोन मान लो. तो जो अगला वाला है वो P+1 हो गया, वो कितना हो गया, 896 हर्ट्ज का हो गया. उसके बाद जो है वो P+2 है, वो 1152 हर्ट्ज है. हमको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई भी दो सक्सेसिव, राइट. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब N. एंड देन यू ऑलरेडी नो, फिर भी पता तो तुमको है लेकिन हम फॉर्मूला बना देते हैं. कैसे फॉर्मूला बनाओगे, यू नो व्हाट इज NP, 2P+1 into N. वही होता है ना, करेक्ट है ना फॉर्मूला. अरे क्लोज पाइप में P तो ओवरटोन इज 2P+1 हार्मोनिक,
सही है, करेक्ट है। ओके गुड। व्हाट अबाउट p+1? p+1 में क्या करोगे? p के जगह पे क्या लिखोगे? p+1 क्या लिखोगे? p+1, तो p+1+1 मतलब कितना हो गया? ये हो गया 2p+3n, 2p+3n, राइट। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। तो ऐसा करेंगे, p+1 ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी में से p माइनस कर लेंगे। माइनस कर लोगे तो 2n ही आएगा, और फिर 2n आएगा। पता था तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप को मार्क्स होते हैं, तो तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे। अगर ये जेई नीट में आया तो तुमको पता ही है, डायरेक्टली दिस डिफरेंस इज 2n, वो तो एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? इट इज 896 माइनस हाउ मच? 640 इक्वल्स टू n कॉमन निकाल लो, तो यू हैव 2p+3 माइनस 2p-1, 2p+3 माइनस 2p-1, 2p कैंसिल हो गया, और 896 में 640 गए तो 256 इक्वल्स टू, ये डिफरेंस 2 का आ गया तो 2n, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई 128 हर्ट्ज का। दिया गया 128 हर्ट्ज, है ना? यस। अगला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इफ यू हैव सच क्वेश्चंस इन सीईटी, जेई, नीट टाइप ऑफ एग्जाम्स, तो अगर क्लोज पाइप है तो किसी भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 2n आएगा, ओपन है तो n आएगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 256 था, इक्वल टू 2n कर दिया, n इक्वल टू 128 आ गया, डन। बट सक्सेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। A standing wave is produced, standing wave मतलब stationary wave is produced in a tube open at both the ends. The fundamental frequency is 300 hertz. What is the length of the tube? Speed of sound is 340 meter per second. Extremely simple question. आपको आपको बताया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 300 हर्ट्ज का है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बोला है 340 मीटर पर सेकेंड है। आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब नॉर्मली लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर पूछा हो, लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछा हो, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम में डिफरेंस है। रिमेंबर करेक्टेड लेंथ क्या था? लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस ई, और ओपन है तो 2e। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया? L माइनस 2e। लेकिन जब एंड करेक्शन फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं हो, क्योंकि तुमको पाइप का डायमीटर नहीं बताया, एंड करेक्शन कैसे निकालते हो? 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर नहीं बताया ना, तो उस केस में एंड करेक्शन निग्लिजिबल होता है, मतलब ट्यूब लेंथ इक्वल टू कॉलम लेंथ। तो यहाँ पे तुमको कॉलम लेंथ ही फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू ट्यूब लेंथ। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट कॉलम लेंथ L, और फॉर्मूला तो टू सिंपल। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप? V अपॉन 2L। वेरी गुड। तो V बाई 2L, तो L मिल जाएगा V बाई 2N, तो लेंथ विल बी जस्ट V बाई 2N। V की वैल्यू 340 है, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 300। तो सॉल्व कर लो। दिस इज बेसिकली 17 एंड दिस इज 15, 17 एंड 15, तो 17 बाई 30, या तो फिर एक काम करो, 17 बाई 3 इंटू 10⁻⁻1 कर लो। 17 बाई 3 इज 5.6 इंटू 10⁻1, 0.56। क्या दिया है आंसर? 0.55, हाँ ठीक है, राउंड ऑफ 0.57 मीटर। अगला क्वेश्चन। क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th. Find the fundamental first overtone and second overtone frequencies of a pipe open at both the ends. If length is 25 centimeter, if the speed of sound in air is 30 meter per second. तो फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन पूछा है। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन पूछा है आपको, और लेंथ ऑफ द पाइप इज 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर. Speed of the sound in air is 330 meter per second. You are supposed to find out fundamental frequency, first overtone, second overtone. फॉर्मूला पता होगा ही आपको. वैसे अभी देखा था ओपन पाइप के लिए V/12 होता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/12 और फिर ओवरटोन होता है P+1 हार्मोनिक. तो pth ओवरटोन इज P+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल. तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12 से. V की वैल्यू 330 है, यस. 2 इंटू लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻². ये ऊपर गया तो आ गया 330 इंटू 100 अपॉन नीचे रह गया 50. 1 एंड 2 तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई 660 हर्ट्ज. फिर फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करना है तो N1 इक्वल्स टू 1 + 1 इंटू N, तो 2N. तो 2 इंटू 660, हाउ मच इज 2 इंटू 660? 1320 हर्ट्ज, राइट. फिर सेकेंड ओवरटोन फाइंड करना है तो 2 + 1 इंटू N, 3N, मतलब 3 इंटू 660. हाउ मच इज 3 इंटू 660? 600 इंटू 3 1800, 60 इंटू 3 180, 1800 और 180 1980 हर्ट्ज. तो यही होगा 660 होगा. फिर यू हैव 1320 एंड 1980. What will be third overtone? Oh, yes, third overtone. Fourth harmonic, 4 into 660. 2400 में 240 ऐड कर लो ना, 2640. Next question. Question number 18. A pipe open at both the ends has a fundamental frequency of 600 Hz. The first overtone of a pipe closed at one end. तो पहले ओपन पाइप का आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर बोला है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स? अच्छा क्वेश्चन है. और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो कीप ऑन अपीयरिंग इन नीट एंड सीटी टाइप ऑफ एग्जाम्स, आल्सो सम केसेस JEE मेंस. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो मैं इसको NO लिख देता हूँ, विच इज 600 हर्ट्ज. उसके बाद बोला है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. हैज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज एट फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. तो दोनों का पहला ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इज सेम. हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स? मतलब फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप. ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. तो आपको सिर्फ पता ये होना चाहिए फॉर्मूला में, यू नीड टू नो ओवरटोन्स पता होने चाहिए. तो ऑफ कोर्स यू नो नाउ कि pth ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज P+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, and of course fundamental frequency of open pipe is V/2 times of length of open pipe. So second case में मतलब second formula that you should know, pth overtone of closed pipe, it is 2P+1 NC, where fundamental frequency NC is V/4 times of LC. 4 times of LC या 4 होता है, क्लोज्ड पाइप में 4 होता है फंडामेंटल. इतना पता है. नाउ यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ सॉल्विंग दिस. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला ओवरटोन दोनों का सेम था, इक्वल था. पहला ओवरटोन, सिंस फर्स्ट ओवरटोन इज सेम, फर्स्ट ओवरटोन फॉर ओपन पाइप विल बी 2 टाइम्स ऑफ N ओपन, क्योंकि P+1 है, तो 1 + 1 2 हो गया. और इसका आएगा 3N, आएगा ना 3N. 2P मतलब 2 इंटू 1 2 + 1, तो 3N क्लोज्ड, ऐसा आएगा ये. बराबर? गुड, श्योर? हाँ ना, यस यस. व्हाट इज NO? 600. तो 2 इंटू 600 इक्वल्स टू 3 इंटू NC.
बराबर। तो ये हो गया 1 सा और ये हो गया 200 सा। तो क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कितना? 400 हर्ट्ज का। अब आपको दोनों दोनों का मिल गया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपको पूछा लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब फाइंड करने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट किया, उसको वहां शिफ्ट कर दिया। स्पीड, स्पीड की वैल्यू नहीं दी है तो 330 लो। ठीक है, 330 ले लो। 330 2 टाइम्स ऑफ एन ओपन। व्हाट इज एन ओपन? 600। 600 ओके। कैंसिल कैंसिल, 11 जा 20 जा, तो ये आ जाएगा आपका 11/40। 11/40, 11/40 इज रफली 10/40। 10/40 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास। क्या दिया हुआ है? 27। मतलब इन्होंने जो v की वैल्यू है ना, वो आई थिंक दे हैव यूज 340। तो या तो देनी चाहिए थी वैल्यू, जस्ट अ मिनट, या फिर तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो होगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक, क्योंकि अभी सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा आंसर। तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 327.5, 330 से आंसर। अच्छा 11/4 था ना वो? हाँ तो ठीक है ना, करेक्ट है फिर। वो 11 बाई ये था, दैट इज राइट, डन। 27.5 आएगा ये, क्योंकि 11/40 है, तो 330 से मैच हो जाएगा आपका आंसर। 11/40 इट विल बी 0.275, 0.275। तो दिस इज 0.275 मीटर, तो दिस इज 27.5 सेंटीमीटर। बट similarly you can use LC as V upon 4 times of NC, 4 times of तो V upon V की वैल्यू 330, 4 into what is NC? 400। ओके, तो ये आ जाएगा 33/160, 33/160। अप्रोक्सीमेटली बताओ, what is 33/160? 33/160 0.20625, तो 0.20625 मतलब 20.625 सेंटीमीटर है क्या ऐसा? यस, 20.625 सेंटीमीटर, डन। चलो अगला क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक, क्विक 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 क्विक। अभी ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया। अब जब ये क्वेश्चन तुम रीड करोगे, स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स है, द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव with 4 complete loops get produced on the string. Okay, find the speed of the progressive wave which produces a stationary wave। और यहाँ पे तुमको हिंट में बोला है, remember that the moving end is an एंटीनोड, मतलब 4.5 लूप लेने पड़ेंगे, 4.5। अब यहाँ पे हिंट दे दिया, लेकिन इससे पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल था सेम टाइप का, फिर वहां पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उधर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला 3 कंप्लीट लूप। देखो ये एग्जाम्पल 6.8। अब एग्जाम्पल 6.8 अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, इन्होंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बोला है ना मूविंग एंड इज एन एंटीनोड, तो इसके आगे फिर हर बार मूविंग एंड को एंटीनोड लो। मतलब यहाँ पे क्या बोला था, 105 सेंटीमीटर लॉन्ग आपके पास वायर है,
राइट. अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज बोल दिया है. राइट. अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस्ड द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग. हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था 3 लूप लिए थे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिंट में बोला नहीं, तो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी था. 3 लूप तो 3 लूप. अभी उधर उन्होंने हिंट में बोला है कि यहाँ पे तुमको जो जो एंड तुम अप एंड डाउन मूव कर रहे हो उसको एंटी नोड मानना है. तो जो एग्जाम्पल 6.8 था फिर उसमें भी करेक्शन कर लेना, फिर 3 नहीं 3.5 लूप लेना. राइट. करेक्ट. गुड गुड. तो 3.5 लूप ले लेना. फिर वहां पे कुछ नहीं है, एक हाफ लूप का λ/4 एक्स्ट्रा ऐड होगा डिस्टेंस. तो वो यू हैव टू डू दैट करेक्शन फॉर योर सेल्फ. ओके. अब यहाँ पे ये चलो ये तो सॉल्व हम लोग विथ एंटी नोड वाला ही कर लेते हैं. तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ. हमारे पास ना एक रिजिड सपोर्ट है, उसके बाद एक स्ट्रिंग है, इसके एक एंड को तुम अप एंड डाउन मूव कर रहे हो. इन्होंने बोला है 4 लूप बने, 4 लूप्स आर फॉर्म्ड. 4 लूप्स के लिए कितने एंटी नोट्स कितने नोट्स लगते हैं? कितने नोट्स लगते हैं? अगर एक लूप को 2 नोट्स लगते हैं तो 4 को कितने लगेंगे? 5. तो 1 2 3 4 and 1 goes over here 5. So basically you will get something like this. Okay. तो ऐसा होने वाला है वो. गुड. तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा. दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर. 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2 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 लैम्डा. 3 λ/2 4 λ/2 मतलब 2 लैम्डा. 2 लैम्डा में λ/4 ऐड कर लो. 2 लैम्डा प्लस λ/4 9 λ/4. अरे 2 में तुम 0.25 ऐड कर रहे हो. λ/4 इज 0.25. तो 2.25 क्या होता है? 4.5/2. 4.5/2 मतलब 9/4. So that is 9 λ/4. This is 9 λ/4. करेक्ट. गुड. श्योर होना चाहिए वैसा. तो अब फंडामेंट आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है. The other end is moved up and down with a frequency of how much is the frequency? 15 hertz का frequency दिया था. Okay, then find the speed of the progressive wave. Find the speed of the progressive wave. Speed of the progressive wave, which forms a stationary wave. So tell me which formula will you be using here? हमने solve किया ना already इस टाइप का क्वेश्चन. बताओ क्या करेंगे? v इक्वल्स टू एन लैम्डा. ओके. v फाइंड करना है तुमको. वेरी गुड. और डायग्राम से दिख रहा है तुमको व्हाट इज लैम्डा फ्रॉम हियर? 4l/9. 4l/9. तो n 4l/9. 4l/9. और l लेंथ इज 1 मीटर. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर. तो बन गया फॉर्मूला. तो you have v equals to 4 into n which is 15 into 1 upon 9. ठीक है. 3s are 5s are. So you have v equals to 20/3. 20/3 is 6.67. तो 6.67 मीटर पर सेकेंड. 4 लूप लोगे, अगर 4 कंप्लीट लूप लोगे, आधा लूप नहीं लोगे तो फिर 7.5 आएगा आंसर. तो डू दैट स्मॉल करेक्शन ऑल्सो देयर, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर ही दिया है. पहले उन्होंने लिखा नहीं था. उन्होंने बताया 3 लूप, तो 3 लूप ले लिए थे हमने. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A violin string vibrates with fundamental frequency of 440 Hz. What are the frequencies of first and second overtones? सिंपल सा क्वेश्चन है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 440 Hz का.
आपको पूछा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन्स, मतलब N1 और N2 पूछा है। वायलिन इज, वायलिन पे जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग, दैट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो फिर उसका पहला और दूसरा ओवरटोन क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर pth ओवरटोन? p प्लस 1n, और आंसर वेरीफाई कर लेना, यू हैव टू वेरीफाई आंसर्स आल्सो। तो सिंपल है ये तो, फर्स्ट ओवरटोन विल बी सेकंड हार्मोनिक, 2 इंटू 440, दैट इज 880। क्या दिया आंसर? दिया ना 880? यस, क्योंकि वायलिन पे स्ट्रिंग्स होते हैं और वायलिन का स्ट्रिंग मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग, एंड N2 विल बी 3n, तो 3 इंटू 440, दैट इज 1320। है क्या ऐसा? है 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A set of 8 tuning forks is arranged in series of increasing order of frequencies. तो 8 tuning fork है, you have arranged it in sequence of increasing order of frequencies, ascending order में है वो। Each fork, ascending मतलब पहले का frequency दूसरे से कम है, दूसरे का frequency तीसरे से कम है, तीसरे का frequency चौथे से कम है, so on so forth. Each fork gives 4 beats per second with the next one. हर एक fork का अपने अगले वाले fork के साथ 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 4। पहले और दूसरे का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 4 आएगा, दूसरे से तीसरे का भी 4 आएगा। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क, मतलब आठवां फोर्क N8, उसका फ्रीक्वेंसी जो है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट, तो N8 इज 2 टाइम्स ऑफ N1। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क। अब ये सेम क्वेश्चन CET में आया है, सिमिलर क्वेश्चन JEE नीट में आया है, सिर्फ यहाँ पे 8 है, वहाँ पे 64 ट्यूनिंग फोर्क है, ऐसा क्वेश्चन था। इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, इट इज सिंपल क्वेश्चन। तो आपको ऐसा बोला है कि आपके पास टोटल 8 ट्यूनिंग फोर्क है, 8, और आपने इन ट्यूनिंग फोर्क को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो यू हैव अरेंज्ड इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पहला फोर्क का फ्रीक्वेंसी N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है, और लास्ट वाले का N8 है। A set of 8 tuning forks is arranged in a series of increasing order. Increasing order मतलब N1 की वैल्यू N2 से कम है, N2 की ज़्यादा है, and so on so forth. ऐसा सब अरेंजमेंट है, तो सबसे ज़्यादा होगा 8th का। फिर बोला है कि each fork gives 4 beats per second with the next one, मतलब N2 minus N1 is 4, right? Good. इसका मतलब ये भी होता है कि N3 minus N2 is how much? 4, so on so forth, ऐसा चलता जाएगा। गुड। अब इफ यू पे प्रॉपर अटेंशन, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूँ। N4 माइनस N3 इज हाउ मच? 4। गुड। देन अब बाकी के फ्रीक्वेंसी में बाद में कंप्लीट करता हूँ। एक कंडीशन और बोली है, ऐसा बोला है कि जो लास्ट फोर्क है उसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 टाइम्स ऑफ N1 है, ऐसा बोला है, ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट, बोला है ना ऐसा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब तुमको बेसिकली लास्ट और फर्स्ट इन दो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना है टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क। देखो थोड़ा सा मैथमेटिकली भी सोचना पड़ेगा आपको। अगर आपको N8 इक्वल्स टू 4N1 दिया है, 4 या फिर ट्वाइस 2 दिया है, 2N1 दिया है आपको, तो यू हैव टू रिमेंबर you have 2 unknowns, 1 equation cannot be solved, 2 unknowns and 1 equation cannot be solved। तो 2 unknown तो कितने इक्वेशन चाहिए? 2, तो दूसरा बनाना पड़ेगा ना, ये एक दिया है, दूसरा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देख लो। फिर लुक, सबसे पहले N2 इक्वल्स टू N1 प्लस 4, सही है? सही है ना? अरे हाँ सही है, सही है, हाँ सही है। तो N3 इक्वल्स टू N2 प्लस 4, राइट?
लेकिन n2 खुद क्या था, n1 प्लस 4, तो n3 इक्वल्स टू n1 प्लस 4 प्लस 4, n1 प्लस 8, n1 प्लस 4 प्लस 4, राइट। तो n3 इज n1 प्लस 8, 8 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 4। तुमको शॉर्टकट ट्रिक बना के दे रहा हूँ, यू विल हैव टू मेक सच ट्रिक्स। n4 माइनस n3 कितना आएगा, 4, क्योंकि फोर्थ और थर्ड का बीट्स कितना है, 4 है। अगर ऐसा है तो n4 कितना आएगा, n3 प्लस 4, लेकिन n3 क्या था, n3 था n1 प्लस 8, कितना था, n1 प्लस 8, तो n3 क्या था, n1 प्लस 4 प्लस 4, ये यहां तक था आपका n3, और प्लस 4 और एक प्लस 4, राइट। मतलब मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, n4 इक्वल्स टू n1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4, लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो n5 को क्या लिखेंगे फिर, n1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, n6 को क्या लिखोगे तुम, n1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 4, n7 विल बी n1 टाइम n1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 4। ये सब लिख के दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्ट आएगा। तो अगर ऐसा है तो n8 क्या आएगा, n1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 4, ये एक इक्वेशन है। लेकिन दूसरा इक्वेशन भी दिया है, n8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n1 भी बोला है हमको। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल हैव टू, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लो, तो 2n1 इक्वल्स टू n1 प्लस दिस इज 28। तो 2n1 में से n1 गया तो n1 इक्वल्स टू 28। अगर n1 28 है तो n8 ये 56 हो जाएगा, तो 28 एंड 56 आंसर दिया होगा, दिया है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sonometer wire is stretched, question number 22, a sonometer wire is stretched by tension of 40 newton, it vibrates in unison, unison मतलब resonance, मतलब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होना, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होना मतलब स्टैंडिंग वेव बनना, मतलब यूनिसन होना, मतलब रेजोनेंस होना, ये सारे के सारे एक ही चीज है। तो लूप्स बनना, तो इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स, एक सेकेंड नहीं, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, बीट फ्रीक्वेंसी इनटू 2 पूछा है। If the tension in the wire is decreased by 1.24 न्यूटन, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा आपको बोला है गिवन पैरामीटर्स में, आपके पास जो स्ट्रिंग था उसमें जो इनिशियल टेंशन था वो 40 न्यूटन का था, राइट। उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है लेट अस से n1, वो कितना है, 384 हर्ट्ज का है, 384 हर्ट्ज का है, राइट। फिर बोला है हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स, इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय, तो टेंशन, फाइनल टेंशन इज इनिशियल टेंशन माइनस 1.24 न्यूटन, तो T2 इक्वल्स टू 40 माइनस 1.24 न्यूटन, तो T2 इक्वल्स टू 39.76, बराबर है ना, वेरी गुड, ओके। कुछ कुछ लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। 38.76 न्यूटन। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड्स। मैं कैपिटल एन बोल रहा हूँ जानबूझ के उसको, कैपिटल एन, राइट, एन डैश बोल देता हूँ, चलो एन डैश, क्योंकि कैपिटल एन में फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स का रिजर्व रखता हूँ। तो इफ यू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, अगर तुमको याद होगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, इट इज द डिफरेंस ऑफ द 2 फ्रीक्वेंसीज। पहले केस में n1 फ्रीक्वेंसी था, राइट, n1 फ्रीक्वेंसी था पहले केस में। दूसरे केस में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो n2 होगा, वट एवर इट इज विल बी n2, क्योंकि टेंशन चेंज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन टेंशन। और मुझे अच्छे से पता है कि मैं n1 माइनस n2 लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले केस में टेंशन ज़्यादा था तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा था, क्योंकि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। याद है क्या, लॉ ऑफ टेंशन, द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो टेंशन कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना, मतलब n2 की वैल्यू n1 से कम आएगी, ये हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। तुमको बीट फ्रीक्वेंसी पूछा ही नहीं है, तुमको पूछा है
ट्वाइस बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये भी डायरेक्ट बता सकता था मैं, बट ऑफ कोर्स फिर मुझे किसी को हर किसी का सोचना पड़ता है ना, ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड। तो शॉर्टकट्स नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, वो जेई नीट में देख लेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट द न्यू फ्रीक्वेंसी सिंस यू नो दैट n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये सब। देन लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज n2। So since n is proportional to root t, I can write down n2 by n1 as root of t2 by t1. तो n2 by n1 is 384, t2 की वैल्यू जो है वो 3 कितनी आई थी, वो 38.76 अपॉन ये कितना था 40। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हाउ टू फाइंड आउट रूट्स। 40 का रूट तो मैंने तुमको बताया भी था कैसे फाइंड करते हैं। 40 का रूट का ट्रिक बताया था ना मैंने आपको बोला था, याद है क्या? नियरेस्ट 6, 36 का रूट इज 6, 40 और 36 में 4 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 4, तो 4 डिवाइड बाय इसका डबल 12, 1/3 is 0.33, तो 6.33, तो 6.33 के आसपास आएगा 40 का रूट 38.76। अभी ऐसा करना, आपके पास लॉग बुक है, लॉग बुक में स्क्वायर रूट होता है, मिल जाता है वहां से, तो दैट यू शुड डू। मैं डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ, आई विल यूज कैलकुलेटर। तो 38.76 डिवाइडेड बाय 40, 0.96 समथिंग समथिंग, इसका रूट 0.984 इंटू 384 इंटू 384, तो 378 आ गया। So this is 378 and 2 is 378. Good. Done. तो 378 आ गया वो हर्ट्ज। हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। n डैश क्या है? n डैश 2 टाइम्स ऑफ n, लेकिन व्हाट इज n? इट इज n1 माइनस n2, तो 6 का डिफरेंस आ गया। तो 2, दिस इज 384 एंड दैट इज 378, तो 6 इंटू 2 12, तो 12 बीट्स होंगे इन टोटल इन 2 सेकेंड्स। क्या आंसर दिया है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। A sonometer wire of length 0.5 meter is stretched by a weight of 5 kg. The fundamental frequency of vibration is 100 Hz. Calculate linear density of the wire. Simple सा question है again. तो आपको given parameters में what they have given you is length of the wire is 0.5 meter. Is stretched by a weight mass दिया हुआ है, load दिया हुआ है आपको, and fundamental frequency आपको बता दिया है it is 100 Hz. और आपसे पूछा है व्हाट इज द लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m। फॉर्मूला तो पता ही होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, n इक्वल्स टू 1/12 रूट ऑफ t बाय m। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, आई विल स्क्वायर दिस इक्वेशन, तो बन जाएगा n। अच्छा, स्क्वायर बाद में करते हैं, काम करते हैं, क्यों करते हैं बाद में बताता हूँ मैं। वो 2 into L, this is 100, yes, this is 1/2 into 0.5, ये 1 हो गया ये, ठीक। रूट ऑफ t by m, t is mg, तो t is mg, m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 9.8 है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है 10 लेने के लिए, तो 9.8, और उससे फायदा भी होगा आपका, 49 बन जाएगा ये, 49 का रूट इज 7, तो रूट है, तो दिस इज 100, दिस इज 1, ये 1 है, रूट ऑफ 49 बाई m, तो 100 इक्वल्स टू 7 बाई रूट m। करेक्ट, वेरी गुड फॉर अस, बहुत काम आसान कर दिया हमारा। रूट m इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻², क्योंकि ये इधर गया वहां से ऊपर गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, m इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना
49 into 10 raised to minus 4 किलोग्राम पर मीटर। देखो तो आंसर में यही होगा। यही होगा ये 49 into 10 raised to minus 4 या फिर 0.49 into 10 raised to minus 2, 4.9 into 10 raised to minus 3। एक ही बात है वो 4.9 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम पर मीटर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। The string of a guitar is 80 centimeter long and has a fundamental frequency of 112 hertz. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 hertz, where should the person press the string? Good. क्या पूछा है? क्या पूछा है? What are they asking you? हाँ, पहले केस का वाइब्रेटिंग लेंथ दिया है 80, दूसरे केस का वाइब्रेटिंग लेंथ पूछा है आपको। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या दिया है, क्या पूछा है। पहले केस का वाइब्रेटिंग लेंथ 80 सेंटीमीटर था, पहले केस का फ्रीक्वेंसी था 112 हर्ट्ज, दूसरे केस का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हाउ मच इट इज 160 हर्ट्ज, और लॉजिकली भी स्पीकिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वाइब्रेटिंग लेंथ कम होना चाहिए। तो आंसर 80 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए, 56। दे आर आस्किंग यू वाइब्रेटिंग लेंथ दैट इज L2 पूछा है आपसे। यू नो कहीं भी नहीं बोला कि टेंशन चेंज किया या कुछ वायर चेंज किया, इसका मतलब ये होता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। तो सिंस T and M आर कॉन्स्टेंट्स, तो यू नो इफ मैंने बताया भी था अगर ये कांस्टेंट है तो N इंटू L कॉन्स्टेंट बन जाता है। अगर वो याद होगा तो N1 L1 इक्वल्स टू N2 L2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे फाइंड करना है L2। तो L2 इज N1 बाय N2 इंटू L1। N1 की वैल्यू दी हुई है 112, 160 and L1 is 80। 1 are 2 1 are 56 हो गया। 56 सेंटीमीटर इज द न्यू वाइब्रेटिंग लेंथ।